वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है यूएस हेगेमनी का पार्ट 3। आज जो है हम इस चैप्टर को जो कवर अप कर देंगे और हम यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले होंगे वो आपका रहेगा कॉन्स्टेंट्स ऑन यूएस पावर। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ऑन यूएस पावर, कॉन्स्टेंट्स ऑन यूएस पावर। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? आपका बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल्स या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा चीज़ जो बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज़ थे जिसकी वजह से जो है यूएस का हेगेमनी जो है ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले से हम देखते आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट बताया गया। तो जो पहला पॉइंट है वो हम एंशियंट टाइम से ही देखते आएंगे या फिर मतलब जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं हिस्ट्री प्रूफ करता है। ठीक है, कि मैक्सिमम एम्पायर का ब्रेकडाउन जो है इंटरनल वीकनेस की वजह से होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल वीकनेस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है आपका जो अमेरिकन का जो स्ट्रक्चर है या फिर बोल सकते हैं जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी जो है इंटरनल वीकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, द फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। मतलब क्या बोला गया है, जो डिवीज़न है, ठीक है ना, जो डिवीज़न किया गया है पावर का उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? A system of division of power between the 3 branches of government places significant brakes upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि मतलब कोई रुकावट नहीं है, फिर कोई मॉडरेशन नहीं है। ठीक है ना, अमेरिका मतलब जैसे मर्जी वैसे अपने मिलिट्री को यूज़ करता है। तो ये एक टाइप का इंटरनल वीकनेस है। तो ठीक है, तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ मतलब हो सकते हैं कॉन्स्टेंट आ जाए या फिर कुछ डिवीज़न आ जाए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अलग हो जाए। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, अगर एग्जीक्यूटिव अलग हो जाएगा तो पूरा कंट्रोल जो है मिलिट्री का एग्जीक्यूटिव हाथ में रहता है। ठीक है ना, तो हो ही सकता है, ऐसा हो ही सकता है कि एग्जीक्यूटिव अलग हो जाए। ठीक है ना, चांसेस तो हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वही बोला गया कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में पूरा मिलिट्री पावर को रख देना ये जो है अनरिस्ट्रेंड और मॉडरेट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया, ये एक मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है आपका? पावर डिवीज़न का जो सिस्टम है, पावर डिवीज़न सिस्टम में आपका 3 ब्रांचेस में पावर डिवाइड किया गया है। ठीक है, और मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा आपका ये है कि एग्जीक्यूटिव के पास एब्सोल्यूट पावर है ओवर मिलिट्री। ठीक है, ये आपका पहला मुद्दा गया। सही है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्या बोला गया है? द सेकंड कांस्टेंट ऑन अमेरिकन पावर इज आल्सो डोमेस्टिक इन नेचर एंड स्टीम्स फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। Although the American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public opinion in the US, there is nevertheless a deep skepticism regarding the purpose and methods of government in American political culture. This factor in the long run is a huge constant on US military action overseas। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, ये जो सोसाइटी आपका अमेरिका का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओपन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में ओपन सोसाइटी। सही है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपन सोसाइटी एंड पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, जो पॉलिटिकल कल्चर है या फिर जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा ओपन है, मतलब सब कोई सब कुछ देख पा रहा है कि हाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर लोग कितने भी मतलब अच्छे क्यों ना हो लेकिन फिर भी जो बुराई को देखते हैं, थोड़ा बहुत जो बुराई को वो देखते हैं। सही है, कितना भी गवर्नमेंट अच्छा काम क्यों ना करता हो लेकिन फिर भी जो है लोगों की नज़र में जो है बुराई पड़ जाता है। ठीक है ना, तो मतलब ये बोला गया है कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जो यूएस का जो कॉमन पीपल है वो ये सोचने लगे या फिर वो ये प्रेडिक्ट करने लगे कि फ्यूचर हमारा कैसा होने वाला है। ठीक है, हो सकता है वो ये सोचे कि आज ये कंट्री जो है दूसरों के ऊपर डोमिनेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो कल तो हमारे ऊपर भी डोमिनेंस दिखा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा मतलब लोगों के मन में हम बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म पैदा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो ऐसा जो थिंकिंग है जो है ऐसा मतलब क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर वही बोला गया है। और जो लास्ट में बोला गया है दिस फैक्टर इज इन द लॉन्ग रन इज अ ह्यूज कांस्टेंट ऑन द यूएस मिलिट्री एक्शन ओवरसीज। मतलब बोला गया है कि ये फैक्टर है
ये मतलब मिलिट्री जो मिलिट्री एक्शन मतलब जो यूएस लेते हैं उसमें जो है प्रॉब्लम मतलब कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, कॉमन पीपल जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे वही बोला गया है कि कॉमन पीपल की तरफ से ऑब्जेक्शन आपका आ सकता है, ठीक है, इन द लॉन्ग रन में, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है कि इट इज़ द थर्ड कॉन्स्टेंट ऑन द यूएस दैट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज NATO that could possibly moderate the exercise of American power today। मतलब क्या बोला गया है, जो थर्ड कॉन्स्टेंट है वो इम्पोर्टेंट भी है और मतलब मेजर भी है, क्योंकि वो मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब यूएस के पावर पे जो है मतलब मॉडरेशन या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल कर सकता है, वो आपका है NATO, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सही है। The US obviously has an enormous interest in keeping the alliance of the democracies that followed the market economies alive, and therefore it is possible that its allies in the NATO will be able to moderate the exercise of US hegemony। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि यूएस जो है वो मतलब हमेशा जो है तैयार रहता है कि डेमोक्रेसीज को जो अलायंस है उसको जो है मेंटेन कर रखे, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का जो अलायंस है उसको मेंटेन करके रखे। इसको मेंटेन करने का काम मतलब जो ऑर्गेनाइज कौन करता है, आपका NATO, ठीक है, उसका काम कौन करता है, NATO, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि जो अदर जो कंट्रीज है जो अलायंस फॉर्म किए हैं वो मतलब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यूएस के खिलाफ में कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है ना, क्योंकि यूएस का तो मजबूरी है, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना यूएस का मजबूरी है, ठीक है। तो इसी मजबूरी का फायदा उठा के जो है बाद में जो है कंट्रीज जो है जो अदर कंट्रीज हैं या फिर जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो अलायंस में हैं वो बेसिकली जो है ऑब्जेक्शन मतलब सवाल पैदा कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, आपका यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, अंडर द अलायंस सिस्टम कैन, हम बोल सकते हैं क्रिएट ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द यूएस, तो बेसिकली ये 3 पॉइंट यहाँ पे बताया गया कॉन्स्टेंट्स ऑन यूएस पावर को लेकर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इंडिया रिलेशनशिप विद द यूएस, ठीक है। तो पहले इसको अबाउट करते हैं, इंडिया रिलेशनशिप विद द यूएस, मतलब इंडिया का रिलेशनशिप कैसा है यूएस के साथ, ठीक है। इंडिया यूएस रिलेशन, ठीक है, तो हम तो इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे तीन चार पॉइंट दिया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स द इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डिवाइड फ्रॉम द यूएस। इंडियाज closest friendship during those years was with the Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union, India suddenly found itself friendless in an increasingly hostile international environment. However, these were also the years when India decided to liberalize its economy and integrate with the global economy. This policy and India's impressive economic growth rates in the recent years have made the country an attractive economic partner of a number of countries, including the US. It is important that we do not lose sight of the fact that the two new factors have emerged in Indo-US relations in recent years. These factors relate to the technological dimension and the role of the Indian-American diaspora. Indeed, these two factors are interrelated. To consider the following factors. मतलब क्या बोला गया है कि पहले जो था आपका ये जो इंडिया और यूएस का जो रिलेशन था वो नहीं था, ठीक है ना। सोवियत यूनियन के साथ पहले इंडिया का रिलेशन था, पर जब सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट कर गया या फिर जब टूट गया तब जो है इंडिया को मतलब ऐसा लगा कि मतलब मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये क्या किया, मतलब जो है यूएस के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है ना। और इसका जो मतलब जो इकोनॉमी भी है उस टाइम पे इंक्रीज कर रहा था और ये अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अपना इंडियन इकोनॉमी को मैच कर लिया, फिर मर्ज कर लिया हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ बोला गया है, कुछ पॉइंट्स दिया गया है कि इंडिया रिलेशनशिप मतलब कैसे कैसे बना। द यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है आपका, 65% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को जो है यूएस एब्जॉर्ब करता है फिर लेता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो टेक्नोलॉजिकल स्टाफ है
उसमें जो है 35% जो है आपका इंडियन लोग है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तीसरा आपका क्या है, 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली। 3 लाख इंडियन जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, ठीक है। 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली, सही है। चौथा क्या दिया आपका, 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाई इंडियन अमेरिकन्स, ठीक है। 15% का जो स्टार्टअप होता है आपका, हाई टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप होता है वो आपका कौन है, इंडियन अमेरिकन ही करते हैं, ठीक है, इंडियन अमेरिकन्स, सही है। तो ये जो है 4 पॉइंट्स बेसिकली बताया गया है, जिसको मतलब हम समझ सकते हैं कि इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको राउट करते हैं। और देखिए क्या बोला गया है, like all the other countries, India too has to decide exactly what type of relationship it wants with the US. In this phase of global hegemony, the choices are not exactly easy. Within India, the debate seems to be around 3 possible strategies. मतलब जो है देखिए, ये जो फ्रेंडशिप है, ठीक है ना, ये जो एक लिमिट में आना चाहिए, ठीक है। अगर लिमिट से बाहर जाएगा ना तो फ्रेंडशिप धीरे धीरे मतलब क्या हो सकते हैं, ये हेटेड में भी जो कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इंडिया को मतलब कौन कौन से टर्म्स में जो है इंडिया यूएस के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहिए, ठीक है। क्या फिर कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है जो इंडिया को करना चाहिए ताकि जो है अच्छे रिलेशन बने रहें, या फिर जो रिलेशनशिप से कुछ मतलब बात बिगड़े नहीं, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया, दोज इंडियन एनालिस्ट who see international politics largely in terms of military power are fearful of the growing closeness, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, इंडियन एनालिस्ट, ठीक है, क्या बोला गया है, जो इंडियन एनालिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आपका मिलिट्री के देख के मतलब समझते हैं, ठीक है। मतलब कुछ इंडियन एनालिस्ट के लिए इंटरनेशनल पॉलिसी मतलब होता है आपका मिलिट्री, वो जो है इस दोस्ती से मतलब उनको जो डरना चाहिए, ठीक है, वो इस दोस्ती से डरते हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप है हम दोनों के बीच में, ठीक है ना। इंडिया और यूएस का मिलिट्री में जो है बहुत ह्यूज गैप है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वही बोला जा रहा है, ये मानना है कि हमें जो है यूएस से जो है थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और अपने जो है मिलिट्री को या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को जो है थोड़ा स्ट्रांग करना चाहिए, ठीक है। उनका ये मानना है, जो इंडियन एनालिस्ट सोचते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिसी मतलब मिलिट्री है, उनका ये मानना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया, अदर एनालिस्ट सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूएस एंड इंडिया एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। मतलब क्या सोचते हैं कि जो यूएस का जो हेगमनी है या फिर यूएस का जो डोमिनेंस है उसको जो इंडिया यूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। अपने बेनिफिट के लिए इंडिया यूज करता है, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है, ठीक है। तो मतलब ये बोला गया, दे एडवोकेट अ स्ट्रेटजी दैट वुड अलाउ द इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ द यूएस हेगमनी एंड द म्यूचुअल कन्वर्जेंस टू एस्टैब्लिश द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इट्स अपोजिंग द यूएस दे आर्ग्यू इज अ फ्यूटाइल। मतलब बोला कि अगर यूएस को हम विरोध करते हैं तो वो जो है वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, ठीक है ना। यूएस का विरोध करना हमारे लिए सही नहीं होगा, ठीक है। ये उनका मानना है, जो कुछ एनालिस्ट का मानना है ये, कि हम यूएस के साथ रह के जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब सेकेंड मान्यता है, हम बोल सकते हैं, या फिर सेकेंड थॉट है। अब थर्ड थॉट क्या है, द थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट वुड एडवोकेट दैट इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टैब्लिशिंग अ कोalition ऑफ countries from the developing world. Over time, the coalition would become more powerful and may succeed in winning the hegemony away from its dominating ways. मतलब क्या बोला गया, जो तीसरा ग्रुप क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है कोलिशन फॉर्म करना चाहिए इंडिया को अदर कंट्रीज के साथ, अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। देखिए कोलिशन अगर बराबरी में होगा तो सही रहेगा, ठीक है ना, जो मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन आपको मिलेगा। अगर कोलिशन अगर बराबरी वाले से अगर नहीं होता है तो म्यूचुअल कोऑपरेशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। जो आपसे ज़्यादा है वो आपको डोमिनेट कर देगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया है कि इंडिया को जो है म्यूचुअल डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो कोऑपरेशन करना चाहिए, ताकि जो है वो इन फ्यूचर में वो भी डेवलप होंगे और यूएस को टक्कर दे पाएंगे, या फिर यूएस को जो हेगमनी जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेकअप कर पाएंगे, ठीक है। जो थर्ड एनालिस्ट है उनको ये मानना है, ठीक है। इसके लिए हमें यही बोला गया। अब जब पढ़ेंगे आपका हाउ हेगमनी कैन बी ओवरकम्ड, ठीक है, मतलब हेगमनी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको रबर करते हैं, ओवरकमिंग हेगमनी हम लिख सकते हैं, ओवरकमिंग हेगमनी, सही है।
देखिए इसके लिए जो है आपको थोड़ा बोल सकते हैं कि ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए फिलहाल जो है कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो यूएस को मैच कर सके, ठीक है। तो हेगेमनी का आप ओवरकम कब कीजिएगा, जब आप टक्कर दे पाइएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है कोई भी इतना ऐसा मतलब नहीं है कि जो यूएस को टक्कर दे पाए, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं जो मेगा कंट्रीज जो हम बोल सकते हैं जैसे इंडिया, चाइना, रसिया, अगर कोalition भी करते हैं यूएस को टक्कर देने के लिए तब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। यूएस मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है या फिर उसका मिलिट्री इतना ज़्यादा एडवांस है कि उसको टक्कर देना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आखिर हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात बताया गया, 2 पॉइंट बताया गया। कुछ पीपल का ये मानना है कि मतलब जो हेगेमनी का उसको फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। जो हेगेमनी जो है डोमिनेंस है उससे जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ का जो है फ़ायदा उठाना और अमेरिका के साथ रहना, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, उसके अपोजिट नहीं जाना। अगर अपोजिट जाएंगे तो जो है प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग को, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड वैगन स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। क्या बोला गया है, thus it is suggested that instead of engaging in activities opposed to the hegemonic power, it may be advisable to extract benefits from the operating within the hegemonic system। मतलब क्या बोला गया कि हम यूएस के अगेंस्ट न जाके जो है यूएस के साथ हम चल सकते हैं, ठीक है। और जो हेगेमोनिक जो सिस्टम उससे जो बोल सकते हैं जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो है मतलब अच्छे से मतलब क्या बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारे लिए जो हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, बैंड वैगन स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसको बोला था आपका बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज सुना देता होगा तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं बैंड वैगन स्ट्रैटेजी, सही है। तो क्या बोला गया है, अंदर स्ट्रैटेजी ओपन टू स्टडीज टू हाइट, ठीक है। आपका सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है कि छुप के रहेंगे, यूएस की नज़र में नहीं पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम यूएस की नज़र में पड़ जाएं, ठीक है, हम छुप के रहेंगे। लेकिन कब तक छुपिएगा, इंडिया के लिए, रसिया के लिए, चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है कि छुप कर रहना, क्योंकि ये छोटे मोटे देश नहीं है, बहुत बड़े कंट्रीज है, ठीक है ना। तो कितने देर तक छुप कर रहेंगे, ठीक है। छुपना ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। आपको कभी ना कभी यूएस जो है देख लेगा या फिर आप जो है यूएस की नज़र में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया। कुछ लोगों का ये मांगना है, ठीक है, मतलब आखिरकार होगा क्या, छुपेंगे नहीं, ठीक है, साथ चलेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, छुपेंगे नहीं तो तभी जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मतलब आखिर करें तो करें क्या करना क्या चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि कंट्रीज जो है अपोजिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अपोजिशन कहाँ से आएगा, आपका जो हम बोल सकते हैं जो पब्लिक है, ठीक है, वो वो अपोज करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली जो पब्लिक है वो अपोज करेंगे। देखिए मान लीजिए एक विलेज है, ठीक है, उसका हेडमैन है, ठीक है। हेडमैन मतलब हम बोल सकते हैं कि परेशान हो चुका है, ठीक है, किसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो हेडमैन सबको बोला कि यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो लोगों के लिए वही एक जगह है जहाँ पर वो रह सकते हैं, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या वहाँ से निकल जाएंगे, वो वहाँ से निकलेंगे नहीं, उल्टा वो विरोध करेंगे कि हम लोग क्यों निकलें, ठीक है ना। तो यही मतलब यहाँ पे वही समझाया गया है कि जो अपोजिशन है वो आपका कॉमन पीपल की तरफ से ही आएगा, ठीक है। कॉमन पीपल जो है आपका अपोज करेंगे, यहाँ पे वही बोला गया। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है। इट में अराइज फ्रॉम सेक्शंस ऑफ द मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिसंस एंड राइटर्स, ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। तो बेसिकली जो एजाज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास से जो है न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेस अगर सुनाई दिए होंगे तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। खुद सीखिए, दूसरे को सिखाइए, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।